नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 12 BSEB का प्रोज सेक्शन यानी कहानी वाले पार्ट से एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का टाइटल है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कैसे स्वतंत्र है। प्रेस कैसे स्वतंत्र है। इसे लिखे हैं डोरोथी एल सायर ने। डोरोथी एल सायर एक वुमेन राइटर हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को एक लेख के रूप में प्रदर्शित की है। चूँकि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर जो बैंड है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता है, उसी पर ये आघात की है, अर्थात उस पर फोर्सफुली प्रेशर दी है। एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लेन की है। चलिए अब राइटर के बारे में जानते हैं। डोरोथी एल सायर का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1957 में हुआ। कब हुआ जन्म? 1893 और मृत्यु 1957। डोरोथी एल सायर एक एसेइस्ट रह चुके हैं, प्लेराइट हैं, पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं और बहुत कुछ लिख चुकी हैं। सबसे खास बात इसके बारे में ये है कि वह कह रहे हैं कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाली प्रथम महिला के रूप में जानी जाती है। इनके तो कई वर्क हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वर्क मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण वर्क हैं, पहला है क्लाउड ऑफ विटनेस। क्लाउड ऑफ विटनेस। सेकेंड है अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ। थर्ड है नाइन टेलर्स। नाइन टेलर्स। अब चलते हैं इसके हिंदी समरी पर। इस पाठ का एक हिंदी समरी मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही संक्षेप में मैं बताऊँगा। पाठ बड़ा है लेकिन इसे कुछ ही मिनटों में मैं अच्छी तरह से आसानी भाषा में समझा दूँगा। चलिए अब चलते हैं इसके हिंदी समरी पर, जिसे मैं पॉइंट वाइज लाया हूँ। यहाँ एक पेज पर पॉइंट वाइज लिख करके फिर मैं समझा रहा हूँ। इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। कवित्री कह रही है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना स्वतंत्र प्रेस के कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्र रहने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। निसंदेह युद्ध के दिनों में प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जाती है, परंतु शांति के लौटने पर इन पाबंदियों को हटाया जाना आवश्यक है। इसलिए लगाया जाता है पाबंदी की युद्ध की सारी बातें सभी न जाने। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रेस सरकार के नियंत्रण और सेंसर से मुक्त हो। सेंसरशिप अर्थात प्रेस के जो मालिक हैं उससे और गवर्नमेंट से, दोनों से मुक्त होना चाहिए। लेखिका को लगता है कि इस बारे में तो ब्रिटिश प्रेस स्वतंत्र है। इसे सरकार की नीति की आलोचना करने, भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ने और सरकार को लोकमत के अनुसार चलने पर मजबूर करने तक ही की भी स्वतंत्रता है। ब्रिटिश प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है, वहाँ पर सरकार की आलोचना करने या उनके कामों जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं उसकी आलोचना करने की भी वहाँ स्वतंत्रता है। समूचे रूप से प्रेस लोकमत के सभी रंगों को व्यक्त करता है, परंतु अलग अलग अंगों के बारे में ऐसा सच नहीं है। सच कहा जाए तो सरकार का सेंसर लोकमत में रुकावट नहीं डालता,
जितना कि प्रेस का गैर सरकार सेंसर डालता है। प्रेस जनमत को इतना व्यक्त नहीं करता जितना कि उसका उत्पादन करता है। प्रेस जो है झूठ को सच और सच को झूठ बना करके छापते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। दूसरा पॉइंट है एडिटोरियल पॉलिसी। एडिटोरियल पॉलिसी इस चैप्टर के अनुसार एडिटोरियल पॉलिसी अर्थात संपादकीय नीति। संपादकीय एक नीति भी होता है। एडिटोरियल पॉलिसी संपादकीय नीति। सच कहा जाए तो प्रेस स्वतंत्र नहीं है लेखिका के अनुसार, और हम लोग भी जानते हैं कि प्रेस स्वतंत्र नहीं है। इसकी संपादकीय नीति मुख्यतः दो बातों से नियंत्रित होती है। प्रथमतः विज्ञापनकर्ताओं के निहित स्वार्थों से, और दूसरा उस व्यक्ति या कंपनी के धन से जो उसका स्वामी होता है। यानी कंपनी को अधिक से अधिक धन प्राप्त होना चाहिए। विज्ञापनकर्ता का जो स्वार्थ है वह सिद्ध होना चाहिए। विज्ञापनकर्ता क्या करते हैं, पेपर में अपना एडवर्टाइज छपाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस वाले को पैसे देते हैं और वो अच्छे खराब चीज़ को भी अच्छे तरह से दर्शा करके छाप देते हैं ताकि उसका अधिक से अधिक सेलिंग हो, और बदले में प्रेस वाले पैसे लेते हैं। यही दो बात जो है प्रेस को स्वतंत्र नहीं होने देता है। भारी संख्या में चलने वाला दैनिक पत्र अपनी आय के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। यदि वह विज्ञापनों की अपनी ऊंची दरों को उचित ठहराने के लिए अपना वितरण बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी प्रतियां उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। यदि वह विज्ञापनों से पर्याप्त धन नहीं कमाता तो वह दिवालिया हो जाएगा। इसलिए कोई दैनिक पत्र कोई ऐसी नीति का जो चाहे कितनी भी राष्ट्रहित में हो समर्थन नहीं करेगा यदि वह उसके विज्ञापनकर्ताओं के निहित स्वार्थों के विरुद्ध हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सस्ता दैनिक पत्र जिसका प्रसारण विस्तृत है वह उस महंगी पत्रिका से कम स्वतंत्र है जिसकी आय का अधिक भाग उसकी बिक्री से प्राप्त होता है। दूसरे किसी समाचार पत्र की संपादकीय नीति उस व्यक्ति या कंपनी के धन से निर्धारित होती है जो कि उस पत्र की आय का स्रोत है। नीति मुख्यतः उस मालिक की आकांक्षाओं से निर्धारित होती है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है द सबल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। द सबल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। प्रेस की सूक्ष्म सेंसरशिप। प्रेस की सूक्ष्म सेंसरशिप। प्रेस की सूक्ष्म सेंसरशिप। अब देखिए प्रेस की जो सूक्ष्म सेंसरशिप है कई भागों में विभाजित है। इसके कई पॉइंट हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं प्रेस की सूक्ष्म सेंसरशिप है क्या। अलग अलग समाचार पत्रों की अपेक्षा प्रेस लोकमत को अधिक सूक्ष्म ढंग से नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण लोगों के बारे में दो मूल धारणाओं पर टिका हुआ है। पहला कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह झूठ और सच में भेद कर सके, और दूसरा कि वह इस बात की परवाह नहीं करते हुए कि कोई वक्तव्य सच है या झूठ, यदि वह गुदगुदाने वाला हो। इसका परिणाम यह है कि प्रेस सही रिपोर्ट छापने की ओर ध्यान नहीं देता है। इसकी सूचनाएं लापरवाह और बल्कि पक्षपातपूर्ण होती है क्योंकि उनकी धारणा है कि पाठकों को किसी भी बात पर विश्वास दिलाया जा सकता है। लेखिका इन ढंगों की रूपरेखा खींचती है जिनके द्वारा प्रेस लोकमत को प्रभावित करने के लिए समाचारों और वक्तव्यों को नियंत्रित व तोड़ मरोड़ देता है। वह प्रत्येक बिंदु को अपने अनुभव के उदाहरणों से स्पष्ट करती है। अर्थात प्रेस वाले जो भी होते हैं आपके कही गई बातों को ज्यों का त्यों नहीं छापेंगे, वो उस बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि पब्लिक को पढ़ने में या उसे
सुनने में या उनके अनुसार हो, उनके मनपसंद का हो। इसके कई बिंदु हैं। इसके प्रथम बिंदु है सेंसेशनल हेडलाइंस। सेंसेशनल हेडलाइंस, सनसनीखेज शीर्षक। सनसनीखेज शीर्षक। लेखिका कहती है कि एक सम्मेलन में उसने धर्मशास्त्र से संबंधित 8000 शब्दों का पत्र पढ़ा। यहाँ एक धर्म सम्मेलन होता है जिसमें 8000 शब्दों का एक पत्र पढ़ा लेखिका, परंतु प्रेस ने उनमें से केवल 250 शब्द चुने जो वह समझते थे कि उनके पाठक समझ सकेंगे। आभास ऐसा दिया गया कि 250 शब्दों में जो हल्का सा जिक्र किया गया था वह कि भाषण का मुख्य विषय था। जब यह मामला संपादकों के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने इस रिपोर्ट से कोई वास्ता होने से इनकार कर दिया। यानी लेखिका के द्वारा जो पत्र पढ़ा गया था जिसमें 800 शब्द थे, लेकिन पेपर में छपा केवल 250 शब्द, और मुख्य बिंदु को थोड़ा सा फोकस किया गया, बाद बाकी उसे सनसनीखेज के रूप में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। अब इसका दूसरा बिंदु है गार्बलिंग, यानी तोड़ना मरोड़ना। गार्बलिंग, तोड़ना मरोड़ना। लेखिका कहती है कि विकृतीकरण प्रेस के इंटरव्यू लेने वालों की विशेष उपलब्धि है। विकृतीकरण। अपने एक नाटक के प्रस्तुतिकरण के समय लेखिका से पूछा गया कि उसकी भावी योजना क्या है। यहाँ प्रेस वार्ता हो रही है और लेखिका से सवाल किया गया कि उसकी भावी योजना क्या है, भविष्य में क्या करने वाले हैं। उसने उत्तर दिया कि यद्यपि उपन्यासों से अधिक धन प्राप्त होता है तो उसे नाटक लिखना अधिक अच्छा लगता है। लेखिका बोली कि उसे नाटक लिखना अधिक अच्छा लगता है। यदि उसे कोई नाटक लिखने का आदेश मिला तो वह लिख देंगी। परंतु रिपोर्टर ने उसे उसके वक्तव्य को विकृत कर दिया। उसने लिखा कि उसने कहा कि वह बिना आदेश के अन्य कोई नाटक न लिखेगी। बिना आदेश के अन्य कोई नाटक न लिखेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, सही रिपोर्ट न देना। सही रिपोर्ट न देना। पॉइंट नंबर तीसरा है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट। सही रिपोर्ट न देना, सही रिपोर्ट पेश न करना। तथ्यों की सही रिपोर्ट न देना। लेखिका एक रोचक उदाहरण देती है कि तथ्यों को किस प्रकार विकृत किया गया और बदल दिया गया। एक बार जब वह निरिप की गार्डन पार्टी में थी तो चोर उसके घर में घुस गए। समाचार पत्रों में रिपोर्ट कुछ दिनों के पश्चात छपी। तिथि बदल दी गई थी और यह भी कहा गया कि वह उस समय ऑक्सफोर्ड में थी और सही समय पर आई कि चोर भाग गए। वास्तव में घुसने वाले समाचार पत्र बांटने वाले के आने से भाग गए थे। समाचार पत्र बांटने वाले के आने से चोर भाग गए थे। जिस घटना का उल्लेख किया गया वह सच थी, परंतु रिपोर्ट को सनसनीखेज बनाने के लिए तथ्य बदल दिए गए। अर्थात रिपोर्ट को सनसनीखेज बनाने के लिए समाचार पत्र में तथ्य को बदल करके छापा जाता है। चौथा पॉइंट है इसका प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स। प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को स्पष्ट रूप से उल्टा करना। तथ्यों को स्पष्ट रूप से उल्टा कर देना। एक बार लेखिका को प्रकाश को न ढांपने के बारे में अदालत का आदेश मिला। उसने स्पष्ट किया कि उसके नौकर ने पर्दे ध्यानपूर्वक
डाले थे, परंतु पर्दों में ही दोष था। स्थानीय समाचार पत्र ने छापा कि मिस सेयर्स ने कहा कि उसका नौकर पर्दे डालना भूल गया था। अब देखिए, यहाँ भी सनसनीखेज बना दिया जाता है। मिस सेयर्स ने ही कहा कि उसका नौकर पर्दे डालना भूल गया था। अब 5वां पॉइंट है रैंडम एंड ग्रेचुअस इन्वेंशन। रैंडम एंड ग्रेचुअस इन्वेंशन, निरुद्देश्य व निराधार आविष्कार। निरुद्देश्य व निराधार आविष्कार। एक पत्र ने बिना लेखिका से बात किए छापा कि उसके 2 मनपसंद सुगल बागवानी और बिल्लियाँ पालना है। उनका 2 हॉबी जो हैं, बागवानी करना, बिल्लियाँ पालना है। समाचार पत्र में छपा लेखिका के बारे में। वास्तव में ये दोनों सुगल उसे बिल्कुल पसंद न थे। वह रिपोर्टर का आविष्कार था। रिपोर्टर अपने न्यूज़पेपर को सनसनी बनाने के लिए तथ्यों को बदल करके छापते हैं। अब इसका 6ठा पॉइंट है डेलिबरेट मिरेकल मॉन्जेरिंग। डेलिबरेट मिरेकल मॉन्जेरिंग, जानबूझकर चमत्कार थोपना। जानबूझकर चमत्कार थोपना। लेखिका कहती है, एक भाषण दिया था जिसमें 8000 शब्द थे। रिपोर्टर के पास भाषण की पूरी प्रति थी, परंतु उसने सूचना दी कि उसने 1.25 घंटे के समय में 20,000 शब्द बोले थे। उसने चमत्कार किया, दिखाया गया, क्योंकि ऐसा करना असंभव कार्य था। जबकि ये गलत रिपोर्टर दिया कि 1 या 1.25 घंटे में कोई भी व्यक्ति 20,000 शब्द नहीं बोल सकते हैं। फिर भी न्यूज़पेपर में एक चमत्कार के रूप में छाप दिया गया। अब इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है फ्लैट सप्रेशन। फ्लैट सप्रेशन, सीधा दमन। फ्लैट सप्रेशन अर्थात सीधा दमन। लेखिका स्पष्ट करती है कि संपादकों से दुरुस्ती कराना या क्षमा मंगवाना लगभग असंभव है। प्रतिशोध के पत्र लिखे जा सकते हैं, परंतु प्रायः उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी उन्हें संपूर्ण रूप से छाप दिया जाता है और उसके साथ संपादक की टिप्पणी होती है कि छापे गए शब्द वास्तव में बोले गए थे, परंतु वक्ता समाचार पत्र के मूल्यांकन स्थान पर अकेला कब्जा करने की आशा नहीं कर सकता। कभी कभी उनका निजी रूप से उत्तर दे दिया जाता है, जिससे लोगों के मन पर पड़े गलत प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता। शायद ही कभी पूर्ण क्षमा या गलती का सुधार प्राप्त होता है। यानी क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि वो यह नहीं समझ में आता है कि वो क्षमा मांग रहे हैं या अपना वक्तव्य दे रहे हैं। किसी भ्रामक वक्तव्य को ठीक कराना लगभग असंभव है। लोकप्रिय किसी व्यक्ति को सूक्ष्म रूप से आभास करा दिया जाता है। यदि उसने प्रेस को नाराज किया तो उसे इसके लिए हानि उठानी पड़ेगी। वास्तव में प्रेस के गैर जिम्मेदार रिपोर्टर रिपोर्ट करने में हल्की सी बाधा पर संयुक्त शोर मच जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। निस्संदेह लोकमत को मोड़ने के लिए प्रेस द्वारा लगाए गए सेंसर का कोई उपचार नहीं है। लेखिका कहती है कि प्रेस इस तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उस पर एडवर्टाइजर और प्रेस ऑनर का आधिपत्य होता है। यहीं पर यह ऐसे जो है लेख समाप्त हो रही है। कुल मिलाकर के यह बताती है कि प्रेस स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उस पर एडवर्टाइजर हो गया या प्रेस के जो मालिक हैं या सरकार हैं, सब उसको दमन करते हुए उस प्रेस को छापते हैं, अपना आधिपत्य उस पर रखते हैं।
थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।